नमस्कार। इस YouTube कक्षा में आप सभी का स्वागत है। यह YouTube की कक्षा B.Ed सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए कोर्स 8 नॉलेज एंड करिकुलम पेपर में आपको सीखने में और आपके करिकुलम को इस वैश्विक महामारी में घर बैठे पूरा करने में सहायता प्रदान करेगी। स्टूडेंट्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी प्रोग्राम के तहत यह YouTube की कक्षा का वीडियो आपको लिंक के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें हम लोग करिकुलम क्या है, करिकुलम की क्या विशेषता होती है, करिकुलम की क्यों आवश्यकता है, इसका क्या महत्व है, करिकुलम का संगठन, करिकुलम निर्माण की प्रक्रिया, एक करिकुलम को किस प्रकार निर्माण किया जाए और करिकुलम अध्यापक को किस प्रकार सहायता प्रदान करते हैं, इत्यादि विभिन्न विषयों पर हम लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा की है पूर्व की कक्षाओं में। पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने यह सीखा है कि पाठ्यक्रम एक व्यापक संप्रत्यय है। किसी भी विषय के विस्तृत उद्देश्यों की स्थापना से विषय सामग्री को विस्तृत रूप से संगठित किया जाता है। पाठ्यक्रम का संगठन के लिए इकाई उपागम का भी प्रयोग किया जाता है। शिक्षा मानव विकास का आयाम है, डायमेंशन है। मनुष्य के विविध प्रकार के ज्ञान, कौशल, अनुभव से संपृक्त करके उसका ज्ञानात्मक, उसका भावात्मक और उसका क्रियात्मक विकास करती है। मनुष्य के ज्ञान के त्रिआयामी स्वरूप ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक का विधिवत औपचारिक शिक्षण, अधिगम, अनुदेशन विद्यालय में प्राप्त होता है। विकास एक सातत्य है और यह निरंतर चलती रहती है। शिक्षा बालक के क्रमिक विकास में अपना योगदान देती रहती है। शिक्षा के ही द्वारा बालक में आदतों का निर्माण किया जाता है और वही आदतें आगे चलकर
वातावरण में या परिस्थितियों से व्यवहार करने के अनुकूल बनाती है। विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में पाठ्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जो सिलेबस होता है वह विद्यार्थी के केवल ज्ञानात्मक पक्ष को सुदृढ़ करती है या ज्ञानात्मक पक्ष को उसके ज्ञान में उसके कुछ तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने में सहायता करती है। किंतु पाठ्यक्रम उसके भावात्मक और उसके क्रियात्मक दोनों पक्षों को और ज्यादा विकास करती है। विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं मैंने आप लोगों को बताई हैं। उसी अध्ययन के क्रम में एक रॉबर्ट यूलिच महोदय हो गए और रॉबर्ट यूलिच महोदय की परिभाषा वर्तमान समय में प्रासंगिक है। हम लोग इस बात को जानते हैं कि करिकुलम बहुत बड़ा शब्द है। ये सिर्फ विद्यालय की चार दीवारी तक सीमित और प्रदान की जाने वाली ज्ञान तक नहीं है। यह निरंतर अभ्यास के द्वारा, निरंतर स्वाध्याय के द्वारा, निरंतर अपने से अनुभव संपन्न, अपने से ज्ञान संपन्न विद्वानों द्वारा अंतः क्रिया करने पर हमें नवीन नवीन तथ्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। उनके लंबे समय के अनुभवों का हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है और कम समय में हम गूढ़ रहस्यों को भी हम जान पाते हैं। ये सारी बातें पाठ्यक्रम में समाहित हैं। उसी निरंतर जानने के क्रम में स्टडी करते करते एक ये परिभाषा रॉबर्ट यूलिच की परिभाषा मुझे मिल गई, तो मैंने कहा कि आप लोगों तक इस बात को मैं पहुंचाऊं और आप लोग इसको कंठस्थ करेंगे। ये काफी सामयिक परिभाषा है। रॉबर्ट यूलिच महोदय कह रहे हैं कि शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिन अध्ययन परिस्थितियों की क्रमिक रूपरेखा बनाई जाती है उसे पाठ्यचर्या कहा जाता है। ये शिक्षा की जो वास्तविक अवधारणा है, जो वास्तविक अर्थों में हम लोग शिक्षा को जानने का प्रयास करते हैं, इसलिए मुझे इनकी बात अच्छी लगी कि शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए देश और काल और परिस्थितियां एक लक्ष्य तय करती हैं। व्यक्ति भी अपना लक्ष्य बनाता है, विद्यालय का भी एक लक्ष्य होता है, लेकिन प्रत्येक देश की उसके भी एक नागरिकों के निर्माण का उसका भी एक लक्ष्य होता है। जब शिक्षा नीति बनती है तो उन लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से हम लोग शिक्षा नीतियों में देखते हैं।
देश पर समर्पण की भावना, देश पर मर मिटने की भावना का विकास, और व्यक्ति से राष्ट्र बड़ा होता है, इसका ज्ञान और इसका बोध ये हम लोगों को पाठ्यचर्या के माध्यम से ही प्राप्त होता है। विद्यालयी पाठ्यचर्या में भी, सिलेबस में भी हम लोग को ऐसी बहुत सी लिटरेचर में कविताओं को पढ़ाया जाता है, जिससे बालकों के अंदर देशभक्ति की भावना का विकास होता है। राष्ट्र सर्वोपरि होती है और व्यक्ति की पहचान, उसकी पहचान तो है, लेकिन उसकी जब व्यक्ति अपनी देश की भौगोलिक सीमाओं से बाहर जब व्यक्ति जाता है तो विद्यालय बालक का या मनुष्य का बहुपक्षीय विकास में, या यूं कहें कि बहुपक्षीय विकास के लिए कुछ नियोजन करता है। उस नियोजन को हम लोग एजुकेशनल प्लानिंग के रूप में जानते हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति भी हो और बालक के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक, चारित्रिक के साथ साथ उसके व्यावसायिक विकास पर भी सम्यक बल दिया जाए या सम्यक विकास हो। इस बात के लिए विद्यालय एजुकेशनल प्लानिंग करता है। एजुकेशनल प्लानिंग में संस्था के शीर्ष पर विद्यमान जो पदेन सदस्य है, जैसे विद्यालय और महाविद्यालय का जो शीर्ष अधिकारी है वो वहां का प्राचार्य होता है, और प्राचार्य अपने अनुभवों से, अपने ज्ञान से और समय समय पर विश्वविद्यालयों या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक परिषद द्वारा समय समय पर आयोजित प्रशिक्षणों में वह बहुत सारा अनुभव, बहुत सारा ज्ञान वह सीखे होते हैं, और वह अपने कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्राध्यापक वृंद को मिलाकर एक एजुकेशनल प्लानिंग बनाते हैं, और उस एजुकेशनल प्लानिंग में हमें एक वर्ष में कौन कौन सी उपलब्धि प्राप्त करनी है, विद्यालय को भी आगे ले जाना है, और विद्यार्थियों के
शारीरिक विकास के लिए, उसके मानसिक विकास के लिए, उसके संवेगात्मक विकास के लिए, उसके मनोप्राणिक विकास के लिए, उसके व्यावसायिक विकास के लिए, और उसके आध्यात्मिक विकास के लिए भी एक एजुकेशनल प्लानिंग बनाता है कि वर्ष भर इन सभी विकासों के लिए अपने पाठ्यक्रम में, अपने सिलेबस में और अपने टाइम टेबल में हम कौन कौन सी गतिविधियों को संचालित करेंगे जिससे विद्यार्थी का चतुर्दिक विकास हो सके। इसीलिए समय समय पर विद्यालयों और महाविद्यालयों द्वारा शैक्षिक सत्रों के आयोजनों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के पर्वों का, विभिन्न प्रकार के जयंतियों का, प्रभात रैलियों का, एक्सकर्शन का, शैक्षणिक भ्रमण का, सेवा कार्य का के साथ साथ ही ग्रामीण सुदूर बस्तियों में जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए एक अल्प समय में छोटे छोटे कैंप लगाकर उनको भी स्वच्छता के प्रति, शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति किस प्रकार सचेष्ट रहना है और अपने सामाजिक स्तर को किस प्रकार से ऊंचा उठाना है कि जिससे स्वयं का भी विकास हो और समाज का विकास करते हुए देश की उन्नति में अपना योगदान दे सके। तो इस प्रकार पाठ्यक्रम एक व्यापक संप्रत्यय है। सिर्फ कुछ परिभाषाओं में पाठ्यक्रम को सीमित कर देना ये उचित और पर्याप्त नहीं है। पाठ्यक्रम में आप लोग अनुभव किए होंगे या आप लोग इसका प्रशिक्षण भी लिए होंगे। स्काउट, एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर के माध्यम से हम विद्यार्थियों में सेवा भावना, कर्तव्य परायण, जिम्मेदारी का एहसास, परोपकार की भावना के साथ साथ देश सर्वोपरि है और देश से हमारा अस्तित्व है। हम रहें न रहें, देश होना चाहिए, क्योंकि भौगोलिक सीमाओं के भीतर तो हमारा अस्तित्व है, लेकिन भौगोलिक सीमाओं के जब बाहर, किसी भी राष्ट्र के भौगोलिक सीमाओं के बाहर जाने पर हमारी पहचान सिर्फ और सिर्फ हमारे राष्ट्र से होती है। हम लोग यदा कदा वो गीत सुनते हैं जो हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं, उन पर्वों पर वह गीत बजाए जाते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।
इससे विद्यार्थियों को, इससे बालकों के अंदर देशभक्ति की भावना का विकास होता है। और व्यापक संप्रत्यय के रूप में देखें तो पूरे विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं जहां पर किसी नदी को इतनी महान उपमा दी गई हो। संक्षेप में कहा जाए तो पाठ्यक्रम मानव जीवन के समस्त ज्ञान, समस्त अनुभवों की एक पूंजी है। उसी पूंजी को हम लोग अपनी विरासत कहते हैं। वही पूंजी हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता है। और किसी भी राष्ट्र के उन्नति में उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसकी पहचान अपनी भूमिका निभाती है। जिस राष्ट्र की सभ्यता, संस्कृति और पहचान नष्ट हो जाती है, वह राष्ट्र भी देर सवेर नष्ट हो जाता है। इस बात का ज्ञान हमें पाठ्यचर्या के माध्यम से ही प्राप्त होता है। तो बालक के सर्वांगीण विकास में पाठ्यचर्या का स्थान महत्वपूर्ण है। कुछ बातों को मैं संक्षेप में, इसका मैं वीडियो में आप लोगों को दिया हूं, लेकिन 30-45 सेकंड में मैं संच करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा कि जब भी पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं तो पाठ्यक्रम निर्माण के मैंने 5 आधार बताए थे। उसमें पहला आधार था कि पाठ्यक्रम निर्माण के दार्शनिक आधार। हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे का ज्ञान हमें दार्शनिक चिंतन ही बताती है कि हमारी कितनी उन्नत, हमारी कितनी वैभवशाली परंपरा थी। हमारा ज्ञान और विज्ञान की जो जननी है वो हमारा देश था। ये सारी बातों का ज्ञान हमें दार्शनिक आधारों से प्राप्त होता है। और दूसरा है शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार। सभ्यता के विकास की कहानी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता भारत की सभ्यता है। विकास का क्रमबद्ध आधार सर्वप्रथम कहीं से इसका ज्ञान मिला तो वो भारत है। जब पूरी मानव सभ्यता नग्न अवस्था में घूमा करती थी और अपने अस्तित्व की तलाश की अभी कल्पना भी नहीं कर पाती थी, तो भारत की ज्ञान परंपरा, भारत की विज्ञान परंपरा सिर्फ ऐहिक जीवन की बात नहीं, वरन इससे ऊपर परम तत्व के चिंतन और परम तत्व के साक्षात्कार और इस मानव जीवन की श्रेष्ठता क्या है, इसको विचार करके सार्थक सिद्ध की। यह पाठ्यक्रम के व्यापक संप्रत्यय का ही आधार था। आज पाठ्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से इन तत्वों का समावेश दृष्टिगोचर नहीं होता है, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से है। आज कुछ तथ्यों का ज्ञान, कुछ कौशलों का ज्ञान
और नौकरी प्राप्ति तक ही आज शिक्षा की सार्थकता सिद्ध होती है। लेकिन इससे ऊपर भी कुछ है, इसके ऊपर भी जीवन यात्रा है। इसका चिंतन हमारी वैदिक परंपरा में बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। इस प्रकार विद्यालय विद्यार्थी का द्विस्तरीय विकास करता है। प्रथम स्तर के विकास में वह विद्यार्थी को ऐसा ज्ञान और अनुभव देता है जिसके द्वारा विद्यार्थी ज्ञानार्जन करके अपने ज्ञान में नवीन ज्ञान को समायोजन एवं पुनर्संगठन करता है। द्वितीय स्तर के विकास में विद्यालय विविध क्रियाएं करने, क्रियाओं में सहभागिता करने को अभिप्रेरित करता है। जैसे विद्यालय में शिक्षक एक कक्षा में एक बालक को मॉनिटर नियुक्त कर देता है। मॉनिटर नियुक्त करना इससे विद्यार्थी में नेतृत्व करने की क्षमता का भी विकास होता है, के साथ साथ उसे जिम्मेदारियों का भी एहसास होता है कि हमें अमुक दायित्व दिया गया है और हमें इस दायित्व को निष्ठापूर्वक पूरा करना है। छात्र संघ के चुनाव कराने का भी यही प्रयोजन है कि भविष्य के लिए देश को नेतृत्व देने के लिए कुशल लीडरशिप क्वालिटी से युक्त व्यक्तित्व का निर्माण किया जाए। इस प्रकार पाठ्यक्रम सिर्फ कुछ ज्ञानात्मक विकास का ही नाम नहीं है, वरन इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास समाहित होता है। शैक्षिक व्यवस्था का पाठ्यचर्या एक अनिवार्य व महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा के उद्देश्यों के संचालन का मेरुदंड करिकुलम ही है। इस अभाव में शिक्षा निष्प्रयोजित एवं निरर्थक हो जाती है। पाठ्यचर्या की महत्ता, इसका अर्थ, निर्माण के सिद्धांत, इत्यादि की
जानकारी एक शिक्षक को निश्चित रूप से होनी चाहिए।